गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। नेहा, सौरभ, विष्णु, अमनदीप, विकास, एवरीवन, सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। राधे राधे भाई सभी को। एक बार सभी लोग जल्दी से कमेंट कर दें। वालेकुम अस्सलाम भाई। चलिए, तो गुंजन, ऋतिक, सुचिता, जय हिंद, अभिषेक, निखिल। तो शुरुआत करेंगे आज की क्लास की। और आज की क्लास में हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो थोड़ा सा टिपिकल होने वाला है। क्योंकि टिपिकल इसलिए है क्योंकि इसके बारे में ज्यादा नॉलेज आपके पास नहीं है, बट जो नॉलेज है आप उसको यूज करें अगर, और अगर चीजों को समझने की कोशिश करेंगे तो मुझे उम्मीद है कि आप हर बात को अच्छे से समझ जाएंगे। तो अब मेरी बात को ध्यान से समझिएगा। यहां पर पहले तो जो मैं शेयर बाजार के बारे में बात करूंगा, आप जानते हैं बहुत इंटरेस्टिंग है अगर आपको समझ में आ जाए तो। और शेयर बाजार में एक एक चीज क्लियर करने के बाद फिर मैं आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी कराऊंगा, ताकि जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं उससे थोड़ा सा आपको आइडिया लग जाए कि ये किस तरह से होगा। लेकिन मैं एक ही चीज कहूंगा क्लास शुरू करने से पहले कि भाई आप लोग बहुत ध्यान से गहराई से बात को सुनिएगा मेरे साथ। और जब क्लास का एंड होगा लगभग 1 घंटे के बाद, तब आपको जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा तब मुझे बताइएगा कि कितना समझ में आया या नहीं आया। जब कहूं सुनिए तो सुनिएगा ध्यान से, जब कहूं लिखिए उसे तो नोट करिएगा उसे, अदरवाइज बस फॉलो करते हुए चलिएगा। देखो, आज की इस लेक्चर में जो मैं बात कर रहा हूं आपसे, वो बात करने वाला हूं इंडिया के उस फाइनेंशियल सिस्टम के बारे में जिसमें कि हम बात ये करते हैं बेसिकली तौर पर कि जो हमारा शेयर बाजार है। एक्चुअली शेयर बाजार होता क्या है सर? साउंड प्रॉब्लम नहीं होगी, बिल्कुल नहीं होगी भाई, बिल्कुल भी नहीं होगी पूनम। चलिए एक बार मुझे दोबारा से बताइए अगर कोई भी साउंड प्रॉब्लम हो तो। जीएसटी के से पहले कौन सा कर लगा करता था, ये शायद पूछ रहे हो आप। क्या पूछ रहे हैं आप पवन? तो जीएसटी से पहले जो लगा करता था, गुड्स हो तो सेल्स टैक्स लगता था या वैट हो गया था उसका, सर्विस टैक्स लगा करता था, एंटरटेनमेंट टैक्स लगा करता था, ऑक्ट्रोई, कई सारे टैक्सेस लगा करता जीएसटी से। लेकिन अभी जो मैं पढ़ा रहा हूं जरा उस पर फोकस करते हैं पहले। फाइनेंशियल मार्केट, देखो पहली बात समझो, ये जो फाइनेंशियल मार्केट है सर, हम इसमें क्या डील करते हैं? देखो, एक तो मार्केट होती है जिसमें हम कोई भी गुड्स या कोई सर्विस जो होती है सर, गुड्स और सर्विसेज जो है उनका लेन देन करते हैं। गुड्स और सर्विसेज होती है जो हमारी, उनका लेन देन करते हैं। बेसिकली हमने कोई भी सामान खरीद लिया है अगर, तो उसको काउंट करते हैं। लेकिन जब हम फाइनेंशियल मार्केट की बात करते हैं भाई, तो फाइनेंशियल मार्केट में हम कोई गुड्स या सर्विस नहीं लेते, बल्कि हम इसमें क्या करते हैं? इन्वेस्टमेंट करते हैं। और आप मुझे बताएं कि अगर मैं कहूं हमने इन्वेस्टमेंट करा है, पैसा बिजनेस में लगाया, कारोबार में लगाया, तो किस लिए लगाया होगा? बात समझ रहे भाई? मेन चैप्टर ही तो है ये। क्या भाई ये कौन सा चैप्टर नहीं है? मुझे बताया भाई, ये चैप्टर मेन चैप्टर नहीं है। क्वेश्चंस नहीं आएंगे यहां से भाई, ऐसा नहीं है। सब कुछ मेन है, सब कुछ एग्जाम ओरिएंटेड है, एग्जाम के क्वेश्चन है। और मैं क्वेश्चन दिखाऊंगा आपको स्क्रीन पर कुछ देर के बाद सागर, तो आप कहोगे सर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं ताकि हम वहां से इनकम जनरेट कर सकें, प्रॉफिट कमा सकें। बेसिक तौर पर इनकम कमाने के लिए, यानी पैसे से पैसा कमाने के लिए हम इन्वेस्टमेंट करते हैं। बहुत ध्यान से सुनना। तो जब हम कहीं भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो देखो, हमें कुछ उसके बदले में सामान नहीं मिलता। अगर कोई कहे, जैसे मैं कहूंगा कि हमने बैंक में पैसा जमा कर दिया, मैंने बैंक में 1 लाख रुपए रख दिए 5 साल के लिए कि 5 साल बाद आकर लूंगा, तो मुझे ये बताओ बैंक मुझे क्या सामान देगा? आप कहोगे सर कुछ नहीं देगा। अगर ज्यादा से ज्यादा है तो एक कागज दे देगा और कुछ नहीं देगा। भाई एक कागज ही तो देगा ना मुझे, जिस पर लिखा होगा कि मुझे 5 साल बाद 1 लाख जो रखे हैं उसके बदले 1.5 लाख मिलेंगे या 2 लाख मिलेंगे। ये पेपर नहीं, ये एक अधिकार है मेरा। ये मुझे जो पेपर मिलेगा उससे मेरे अधिकार का पता चलेगा मुझे क्या मिला। अब आप कहोगे सर आजकल तो ऑनलाइन हो जाता है सब कुछ, तो एक्चुअली पैसा तब भी नहीं आता है, तो एक्चुअली कागज भी नहीं आता, आजकल तो ऑनलाइन ही नजर आता है, स्लिप नजर आती है, हमारे ईमेल वगैरह पर आ जाती है। तो जब मैं कोई इन्वेस्टमेंट करता हूं, पहली चीज ये कि कोई सामान नहीं मिलता है मुझे, एक राइट, एक अधिकार मिलता है, और उसके बदले मुझे प्रॉफिट होता है। अब याद रखो कि सर ये इनकम जो मुझे मिलती है, देखो ये कई प्रकार से है। इसमें मुख्य तौर पे या तो दो चीजें होती हैं सर। इनकम या तो प्रॉफिट हो सकती है या इंटरेस्ट हो सकती है। बेसिक समझना बात को, या तो प्रॉफिट हो सकती है भाई या फिर वो इंटरेस्ट हो सकती है। दोनों में क्या फर्क है मेरी बात समझना। मैं दोनों के बारे में बताऊंगा, बैंक के बारे में भी यही पढ़ेंगे। स्टॉक बैंक, स्टॉक बैंक नहीं होगा, स्टॉक मार्केट होगा। स्टॉक मार्केट कह सकते हो आप, स्टॉक बैंक नहीं होते, बैंक अलग चीज होती है, स्टॉक मार्केट। तो शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट, फाइनेंशियल मार्केट, ये सब एक ही बातें हैं।
अब देखो प्रॉफिट में और इंटरेस्ट में क्या फर्क है, समझो। आपने एक सीरियल देखा होगा टीवी पर, शार्क टैंक, या यूट्यूब पर देखा होगा अगर किसी ने देखा है तो। उसमें 4-5 शार्क होते हैं, याद रखो। 4-5 शार्क मतलब इन्वेस्टर होते हैं। एक व्यक्ति आता है, अपनी कंपनी के बारे में बताता है और कहता है मुझे इन्वेस्टमेंट चाहिए आप लोगों से। यहां दो बातें सुनने की है। मान लीजिए उसने ये कहा हम आपको 10 लाख रुपए देंगे, एग्जाम्पल के लिए, और 10 लाख रुपए जो होंगे वो 5% इक्विटी के बदले होंगे। हम आपसे 5% इक्विटी देकर 10 लाख लेंगे, एक तो ऐसा बोलते हैं सर। एक ऐसा भी बोलते हैं कई बार कि हम 10 लाख रुपए देंगे, मान लो 12% डेट पर। अब इसका फर्क समझना ध्यान से। जो 10 लाख रुपए दिए जाएंगे 12% डेट पर, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब यह हुआ साल का 12% ब्याज होगा। साल का कितना ब्याज होगा? 12% साल का ब्याज होगा। यानी जो आप 1,10,00,000 दोगे, हम आपको उसके बदले में 1,20,000 रुपए हर साल ब्याज देंगे। 1,20,000 हर साल ब्याज देंगे इसके ऊपर। और चाहे कंपनी का प्रॉफिट कितना भी ज्यादा हो, कितना भी कम हो, ना हो, जीरो हो, लॉस हो, ये आपको ब्याज प्रॉफिट हो या लॉस हर हाल में मिलेगा। इसको बोलते हैं डिबेंचर खरीदना। डेट यानी डिबेंचर लगाना मतलब ब्याज, और ब्याज प्रॉफिट हो लॉस हो हर मामले में मिलता ही मिलता है। अच्छा, जब मैंने कहा 10 लाख रुपए 5% इक्विटी, इक्विटी कहते हैं शेयर को, इसका मतलब यह होगा कि कंपनी में आपको 5% के मालिक हो गए। कितने परसेंट के मालिक हो गए? 5%। जितना प्रॉफिट होगा उसका 5% मिलेगा। अब आप कहो सर क्या पता कितना प्रॉफिट होगा? बस यही बात है। अगर ज्यादा प्रॉफिट होगा तो जो 5% हिस्सा है वो भी बड़ा होगा। प्रॉफिट कम होगा तो 5% हिस्सा भी कम होगा। प्रॉफिट नहीं होगा तो ये 5% भी नहीं होगा। ऐसा ही है भाई। तो ये जो 5% है ये प्रॉफिट का हिस्सा है। ये जो 12% है ये ब्याज का रेट है। ये समझना, इसे कहते हैं शेयर में लगाना, इसे कहते हैं डिबेंचर में लगाना। अब मैं आपसे पूछूं, बताओ किस में ज्यादा रिस्क है, किस में कम रिस्क है? तो आप कहोगे सर ये वाले में कम रिस्क है, क्योंकि पता है हमें कितना मिलेगा, डूबने के चांस कम है, लॉस हो तो भी मिलेगा। इस वाले में ज्यादा रिस्क है, लेकिन यहां अगर लॉस हुआ तो लॉस उठाना पड़ेगा, पर कंपनी ने ज्यादा कमाया तो हमें भी ज्यादा मिल जाएगा फिर। ये बात है। ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट मैंने आपको दिया है, जिससे कि आपको एक आइडिया लग जाएगा कि हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो बदले में ब्याज मिलेगा या प्रॉफिट मिलेगा या कुछ और होगा, तो आगे बताऊंगा मैं उसके बारे में अभी। लेकिन पहले ये बात समझ में आई तो यस, इतनी बात समझ में आई तो यस कह दो। एक बार यस कहेंगे कि कुछ कुछ आया सर। मैंने कहा ना क्लास के एंड में पूछूंगा कितना आया, अभी बस इतना बताओ हाँ कुछ आया या नहीं। कि इन्वेस्टमेंट होगा, पैसा जाएगा, बाद में आएगा। अच्छा, अब जो पैसा जाएगा देखो इसमें दो चीजें होती हैं। एक होता है शॉर्ट और एक होता है लॉन्ग। मतलब सर हम कितने समय का पैसा देंगे? ये जो पैसा दिया जाएगा देखो कुछ दिनों का कुछ महीनों का होगा बेसिकली। तो आप कहेंगे सर यहां पर एक होता है 1 साल तक के लिए देना, और 1 साल से ज्यादा का देना। दो ऑप्शन होते हैं देखो यहां पर, कि हम पैसे को इस तरह लगाएं कि वो 1 साल के अंदर अंदर वापस आ जाए। हम 1 साल के लिए भी लगा सकते हैं और 1 साल के लिए थोड़ा सा, कोई बात नहीं भाई, अभी और बात समझ में। और हम 1 साल से ज्यादा के लिए भी लगा सकते हैं, यानी हमारे पास मार्केट के दो टाइप हो गए। ठीक है, जितना कहूंगा उतना लिखिएगा ध्यान से। अब देखो मेरे साथ, अब नोट कर लीजिए एक स्लाइड, एक स्लाइड नोट कर लीजिए सभी और लिखिए मेरे साथ। तो सर इसे कहते हैं हम फाइनेंशियल मार्केट। वित्तीय बाजार। फाइनेंशियल मार्केट, वित्तीय बाजार। अभिजीत मैंने आपको पूरी बात समझाई, अगर आप लेट आए हो थोड़ा सा वेट कर लो, अभी दोबारा समझ में आ जाएगा। अगर नहीं आई बात समझ में, अगर आपने सुनी थी तो मुझे बताना। तो आप कहेंगे सर इसको हमने मान लीजिए दो हिस्सों में बांटा। एक होती है जिसे कहते हैं मनी मार्केट, इसको हिंदी में मुद्रा बाजार के, और दूसरी मार्केट है जिसे कहते हैं
कैपिटल मार्केट, हिंदी में पूंजी बाजार के। ठीक। अच्छा, जब मैंने कहा आपसे कि अगर हम पैसे को इन्वेस्ट कर रहे हैं शॉर्ट टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म यानी कि अल्पकाल के लिए, कम समय के लिए, तो शॉर्ट टर्म यानी अल्पकाल के लिए, इसका मतलब है 1 साल के लिए हम जो भी इन्वेस्ट करें वो 1 साल के अंदर वापस आए, तो उसे मनी मार्केट कहते हैं। एक बात याद रखोगे वैसे भी। अच्छा, और ये जो मनी मार्केट है इसके नियम कानून कौन बनाएगा, इसको रेगुलेट यानी कि इसका संचालन कौन करेगा, तो याद रखना इसको रेगुलेट या संचालन जो होगा वो आरबीआई करे। इसकी जो नियम कानून होंगे वो आरबीआई बनाएगा, दूसरी बात है। तीसरी बात यह है कि इसके अंदर सर हम क्या क्या चीजों को यूज करेंगे, यानी मनी मार्केट में हम क्या क्या ले सकते हैं, इसके इंस्ट्रूमेंट्स यानी उपकरण क्या है। तो देखो याद रखो, इसके अंदर मैं आपको पढ़ाऊंगा एक एक करके। एक होता है सर ट्रेजरी बिल, अभी इंग्लिश में लिखेंगे, बाद में हिंदी भी लिखवाऊंगा आपको। ट्रेजरी बिल ये मनी मार्केट में होगा। दूसरा एक होता है कैश मैनेजमेंट बिल, ये भी मनी मार्केट में होगा। तीसरा होता है कमर्शियल पेपर, पेपर भी मनी मार्केट में होगा। चौथा है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, ये भी मनी मार्केट में होगा। पांचवा है वेज एंड मीन एडवांस, ये भी मनी मार्केट। ठीक है, अभी आप इसको नोट करते हैं। अब हम बात करते हैं सर कैपिटल मार्केट में क्या होगा। देखो आपको ये बात समझ में आ रही है कि कैपिटल मार्केट जो होगा वो लॉन्ग टर्म यानी दीर्घ काल के लिए होगा। पहली बात तो ये क्लियर है, ये ज्यादा समय के, और इसका समय कितना होगा, तो ये 1 साल से अबव का होगा, अबव 1 ईयर का, 1 साल से ज्यादा का। अच्छा, दूसरी बात जो इसको रेगुलेट किया जाएगा, इसको रेगुलेट किया जाएगा सेबी के द्वारा, यानी इसका जो संचालन होगा, इसको जो चलाया और बनाया जाएगा, इसके नियम कानून। आपने देखा ना शेयर बाजार में हमेशा क्या कहते हैं कि शेयर बाजार को सेबी चलाता है, नहीं भाई। शेयर बाजार जनरली तौर पर हम किस वाले बाजार को कहते हैं सर, इधर वाले बाजार को कहते हैं, इसीलिए सेबी चलाता है। मनी मार्केट को सेबी नहीं चलाता। तो सर इसमें क्या क्या होता है, देखो बताता हूं। इसके अंदर जो उपकरण होंगे, जो इंस्ट्रूमेंट्स होंगे, जो उपकरण होंगे, उसमें एक होगा शेयर, जिसको मैंने बताया इक्विटी भी कहते हैं कई बार। दूसरा होगा डिबेंचर। तीसरा होगा बॉन्ड। चौथा होगा म्यूचुअल फंड। आता ना टीवी पे बहुत एडवर्टाइज आता है म्यूचुअल फंड का, बहुत एडवर्टाइज है टीवी पे म्यूचुअल फंड का। और पांचवा पार्टिसिपेटरी नोट। तो मैं एक एक करके सब समझाऊंगा। अभी मैंने आपको सिर्फ इतना बोला था कि अगर हमारे पास पैसा है और मुझे उससे और पैसा कमाना है, तो मैं उसको या तो मनी मार्केट जहां 1 साल के अंदर आ जाएगा, या कैपिटल मार्केट जहां 1 साल से ज्यादा समय लगेगा पैसे में, यहां से इन्वेस्ट करके कमा सकते हैं। दोनों के मैंने 5-5 बता दिए हैं, एक को आरबीआई चलाएगा और एक को सेबी चलाएगा। अभी आप इसे मेंशन कर लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। एक बार इसे मेंशन कर लीजिए पहले। नोट करें और डन करें भाई। सब कुछ बताऊंगा सागर। इंट्राडे क्या होगा, एफ एंड ओ का क्या डिफरेंस है, एफ एंड ओ का क्या डिफरेंस है भाई, कहां पर इंट्राडे में तो एफ और ओ नहीं होता, याद रखिए भाई, यहां पर आईपीओ और एफपीओ होता है।
सूरज जो अभी लिखा बस उसको वेट करिए और लिखिए साथ में। मैंने कहा सब कुछ ऑटोमेटिकली कवर होगा, हिंदी में भी होगा। ठीक है, चले भाई, इसको मेंशन करिए पहले। शेयर, डिवेंचर, बॉन्ड, म्यूचुअल फंड और पार्टिसिपेटरी नोट, ये इसी तरह से होंगे, पार्टिसिपेटरी नोट कहेंगे। ठीक है भाई, शुभम, चलिए भाई नोट कर लीजिए। वेज एंड मीन एडवांस कहेंगे और उधर पांचवा है पार्टिसिपेटरी नोट कहेंगे। अब देखिए भाई, ध्यान से सुनिए मेरे। सेबी एक इंस्टीट्यूशन है, गवर्नमेंट होगा जो कंट्रोल कर रहा है चीजों को। भाई आरबीआई कंट्रोल कर रहा है, सेबी कंट्रोल, ये प्राइवेट हो ही नहीं सकते, ये तो ऑर्गेनाइजेशन है ना, ये तो अपने आप में। देखिए, अब हमसे सवाल ये पूछेगा कि जो सेबी है, बहुत ध्यान से सुनना, सेबी कब बना है या फिर सेबी जो है वो कौन कौन से फंक्शंस को परफॉर्म करता है, यही सवाल होगा ना। देखो मैं समझाता हूं, ध्यान से सुनना। जो हमारा सेबी है ये 12 अप्रैल 1988, लिखना मत अभी, 12 अप्रैल 1988 को बना था। लेकिन जब इसको बनाया गया, इसका ऑफिस कहां बनाया गया? मुंबई में। मैंने कहा जब इसको बनाया गया था तो इसको बनाने के लिए कोई भी अलग से कानून पास नहीं किया गया। ये बात मैं कई बार बोल चुका हूं आपसे। जब कोई चीज बनाई जाए और संविधान में रखी जाए तो वो संवैधानिक है, संविधान में ना रखी जाए तो असंवैधानिक है। अच्छा, बिल्कुल इनफ होगा, कुछ रजीब करने की जरूरत नहीं है, और होगा तो मैं अलग से बताऊंगा, थोड़ा सा टेंशन मत लीजिए, मैं थोड़ा सा बताऊंगा, बिल्कुल पॉइंट ऑफ व्यू से काम करेंगे। अच्छा, दूसरी बात यह है कि सर इसको बनाने के बाद जब इसका कानून लाया गया वो 30 जनवरी 1992 के लिए इसका कानून बना। अब आप जानते हो जब कोई चीज कानून में बनाई जाती है, और याद रखो कानून बनाने के बाद वो क्या हो जाती है सर? वो वैधानिक, वो स्टेच्यूटरी हो जाती है। और यहाँ एक अच्छी इंफॉर्मेशन मुझे शुभम की लगी, तो उसने बताया कि सर इसको 8वीं योजना के दौरान बनाया गया। देखो चीजों को अगर आपने कभी भी सुना है, देखा है, तो आपको रिलेट करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं तो बात होगी उसकी। तो आपने कहा यह वैधानिक, लेकिन 1992 से पहले क्या वैधानिक थी? तो आप कहोगे नहीं, तब इसका कानून ही नहीं बना था। इसे इंग्लिश में स्टैट्यूटरी कहते हैं, समझिएगा। अब इस पूरे बोर्ड को 9 लोगों के द्वारा चलाया जाता है और उस 9 लोगों के अंदर चेयरमैन भी होते हैं। अच्छा, अभी इंपॉर्टेंट ये है कि सर पहली बार कोई महिला जो है वो इसकी चेयरमैन बनी। पहली बार देश में कोई महिला है जो इसकी चेयरमैन बनी है, इसलिए उनका नाम बताऊंगा, माधाभीपुरी बच होगा। अब मैं आपसे पूछूं कि बताओ इसका क्या काम होगा? मैं हमेशा कहता हूं रटना नहीं है, खुद सोचना है। सर सेबी अगर एक संगठन है तो क्या करता होगा वो? सोच के बताइए मुझे, गलत हो या सही मुझे फर्क नहीं पड़ता, सही और गलत मत, कोई टेंशन मत लीजिए, जो मन में आए वो बताइए। सेबी की क्या जिम्मेदारी होगी? सोचिए और बताइए भाई, सेबी की जिम्मेदारी क्या हो सकती है आपके हिसाब से? क्या करेगा सेबी? की जिम्मेदारी क्या हो सकती है? सोचिए और बताइए भाई। जो आपको लगे सेबी के बारे में सोच के बताइए। देखो मैं बताता हूं, तो सेबी का एक काम तो ये होगा सर, मार्केट को स्टडी करना। भाई सानो बात समझो पहले। तो आपने ये कहा कि सर इसका काम ये होगा, जो पैसा लगाता है उसे कहते हैं इन्वेस्टर, जो पैसा लगाता है उसके हित का ध्यान रखना, जो इन्वेस्टमेंट करता है उसका, जो इन्वेस्टर निवेशक है उसके लिए ध्यान रखना कि सर उसके हितों का ध्यान रखना, यानी उसके साथ कोई फ्रॉड ना हो। दूसरा आप क्या कहोगे सर? जो अवैध कारोबार है उसको रोकना, जो अवैध तरीके से व्यापार हो रहा है अगर मार्केट में तो उसको रोको, और जो वैध तरीके से, उचित तरीके से व्यापार है उसको बढ़ाओ। लोगों को समझाने का काम है, रूल और गाइडलाइंस, कन्हैया बिल्कुल सही, रूल्स बनाने का काम है।
और लोगों को जानकारी देने का काम है। भाई टीवी पे आता है ना कि भाई कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले डॉक्यूमेंट को अच्छे से पढ़ो तभी करना, वरना मत करना। तो जानकारी देने का काम है, शेयर बाजार को चलाने का काम है, और इसके अलावा और भी कुछ मार्केट आगे बताऊंगा उनको चलाता है ये, गोल्ड वगैरह एक्सचेंज को भी देखता है ये। तो इसका काम है। और जो सेवाएं हैं, ब्रोकर सेवाएं, एक्चुअल में देखो क्या होता है, जो सेबी होता है, जब आप किसी को, आगे समझाऊंगा मैं आपको कि कैसे डील करते हैं सर इसमें, तो शेयर बाजार में हम किसी ब्रोकर का इस्तेमाल करते हैं, डायरेक्ट नहीं जाते हैं कभी, याद रखना। जैसे आपने एक ऐप देखा होगा, ग्रो ऐप, देखा है कभी आपने? सर एक टीवी पे ऐप देखते एडवर्टाइज आता है ग्रो ऐप, कि हमसे इन्वेस्टमेंट करवाइए। ऐसा होता है ना कई बार, इन्वेस्टमेंट के लिए ग्रो ऐप होता है, और एक और आता है, मुझे याद नहीं आ रहे नाम, बहुत सारे हैं। एडलवीज होता है, शेयर खान होता है, उसके अलावा एक स्टॉक, अप स्टॉक, आजकल ये चल रहा है ना काफी ज्यादा, अप स्टॉक के नाम से, कुछ कुछ ऐसी स्पेलिंग जो भी होगी फिलहाल। तो ये सब ब्रोकर हैं, यानी हम इनके थ्रू जाते हैं शेयर में पैसा लगाने। तो इनकी सेवाओं को अच्छा करना किसकी जिम्मेदारी है? देखो, मेरा फायदा नुकसान होगा ये मैं डिसाइड करूंगा, ये सेबी डिसाइड नहीं करेगा, मैं अपने आप डिसाइड करूंगा। लेकिन जीरोदा के नाम से कुछ बताया यहां पर, एक जीरोदा भी नाम से आता है, बहुत आते हैं आजकल। तो आप कहोगे सर हमें ये पता समझ में आ रहा है थोड़ा थोड़ा कि शेयर बाजार को चलाने वाला सेबी है, और सेबी में क्या क्या काम होगा, कुछ ऐसा आपने याद रखना है। चलो, अब जो मैं कहूंगा सिर्फ लिखिएगा ध्यान से, सोचने की भी जरूरत नहीं है, इसको आराम से नोट करिए, आपके पास पूरा टाइम है भाई। इसको नोट करिएगा यहां पर, सेबी क्या है ये, सेबी क्या है, उसकी संरचना कैसी है, और उसका कार्य क्या है। बहुत हैं, अभी इस पे आ जाइए। तो पूछेगा सेबी जो है इसकी स्थापना किस वर्ष में हुई है, पहला पॉइंट। सेबी जो है वो की स्थापना कब हुई है, सेबी का जो कानून, एक्ट, अधिनियम है वो कब आया है, नोट कर लीजिए। सेबी कैसी संस्था है, सेबी का मुख्यालय कहां है, सेबी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कितने होंगे, सेबी का अध्यक्ष कौन होगा, सेबी का कार्यकाल कितने का होगा, कौन नियुक्त करेगा, और सेबी अर्ध न्यायिक, मतलब ये जुर्माना लगा सकती है, कोई कंपनी फ्रॉड करे तो जुर्माना लगा सकती है, अर्ध न्यायिक कहते हैं। अभी नोट कर लीजिए। चलिए भाई, अभी बताऊंगा मैं आपको, शुभम भाई बात करते हैं। और नियुक्ति करेगी भारत सरकार, भारत सरकार की कमेटी, ये याद रखना। और ये अर्ध न्यायिक है, मतलब जुर्माने तक लगा सकती, किसी को सजा नहीं दे सकती। 5 साल के लिए चुना जाएगा, 9 लोग होंगे, जिसमें चेयरमैन भी होगा, अध्यक्ष भी होगा,
और उसमें महिला है इस समय माधवीपुरी पच। चलिए, डन आ रहा है भाई सभी का। अब भी कर दीजिए। और इसके काम क्या क्या है वो नोट कर लीजिए। क्या क्या काम है सेबी के, उनको नोट कर लीजिए। चलिए भाई, अब आगे बढ़ते हैं सर अगले पॉइंट की तरफ, और आगे देखिएगा ध्यान से। अब इसके काम क्या क्या है, बस आराम से नोट करना है, मैं क्वेश्चन कराऊंगा फिर। जो भी निवेशक हैं उनके हितों की रक्षा करना, वैध और उचित व्यापार हो तो बढ़ावा देना, आंतरिक या अवैध व्यापार हो तो उसको रोकना, वित्तीय बाजार की जागरूकता को बढ़ाना, ब्रोकर सेवाओं में सुधार करना, पूंजी बाजार का संचालन करना। उसके अलावा वस्तु बाजार, वायदा बाजार भी डिस्कस करेंगे। गोल्ड एक्सचेंज का संचालन करना, गोल्ड एक्सचेंज का संचालन करना, और उसके अलावा क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज का संचालन करना, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी का संचालन। तो अभी आप इनके फंक्शंस को, क्वासी जुडिशियल का मतलब है जुर्माना लगा सकने। सेबी को कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी भी नहीं है कॉन्स्टिट्यूशनल। कॉन्स्टिट्यूशनल होता तो संविधान का कोई आर्टिकल बताता मैं आपको, संविधान में तो है ही नहीं है, बाद में बना है। टेंस ऑफ क्वासी जुडिशियल मींस ये, दे कैन इम्पोज द पेनल्टी ऑन द कंपनी। अगर कभी ऐसा हो, न्यायिक व्यवस्था के तहत ये जुर्माने तक लगाने का अधिकार है इनको, इसलिए इसको अर्ध न्यायिक बोला जाएगा, जुर्माना तक ये लगा सकते हैं। तो जितनी क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां हैं उनका संचालन, बाजार को चलाना, गोल्ड एक्सचेंज को देखना, सारे शेयर बाजार, कॉन्स्टिट्यूशनल जो संविधान में हो, संविधान में आर्टिकल में हो, किसी ना किसी संविधान में, स्टैट्यूटरी जिसका कानून बना हो, बस ये दो फर्क समझ। चलिए भाई, तो नोट कर लीजिए।
अच्छे से क्लियर हो। तो किसी एक लैंग्वेज को ही फॉलो करना भाई, दोनों को मत करने लगना, फिर तो बहुत टाइम लगाओगे। आप किसी एक को फॉलो करो, ये तो इंग्लिश में लिखो या हिंदी में लिखो। कमोडिटी और फ्यूचर मार्केट में आगे बताऊंगा आपको। कमोडिटी मार्केट क्या होता है, जब ऑयल वगैरह बेचते खरीदते हैं, जिंक, लेड, सिल्वर, आपने बहुत बार देखा होगा, ये सब आगे आएगा कन्हैया। अभी मैंने कहा ना, अभी तो शुरू कर रहा हूं मैं क्लास को, 2 या 3 क्लास लगेगी तब जाके समझ में आएगी पूरी बात। इतनी आसानी से नहीं होती है। अब हम ध्यान से सुनो, अब देखो ना ध्यान से, मैं आपको समझाता हूं। जो तो ये डन है यहां तक, और सारी चीजों को करना है, जागरूकता को बढ़ाना है, अवैध व्यापार रोकना है, उचित व्यापार को बढ़ाना है, हितों की रक्षा करना, सेवाओं में सुधार करना, ये सब सेवी के काम। तो आंतरिक व्यापार आगे बताऊंगा मैं आपको, अभी बस जो कहा उसको लिखते हुए चलना। मैंने कहा 3 क्लास में जाकर ये पूरा होगा, और 1 बाय 1 में इसके बारे में डिस्कस करूंगा। वो सब अच्छे से आ जाएगा गौरी, अच्छे से बात समझ। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, बिल्कुल कुछ मत कहना, अभी सुनना नहीं कुछ, जो मैं कहूं बस उसको ध्यान से समझना, ध्यान से समझो। अब देखो होता क्या है सर, सबसे पहले मैं एक एक करके बात करूंगा, वेट करना भाई पूरा ध्यान से। देखो पहली चीज ये है हमारे पास सर, एक ट्रेजरी बिल होता है। इसमें क्या होगा, ट्रेजरी बिल, जिसको हिंदी में क्या कहोगे, आपने जो लिखा है उसमें हिंदी में जाके लिख लो, तो हिंदी में भी इसको ट्रेजरी बिल कहेंगे। देखो ये जो ट्रेजरी बिल है, पहला सवाल ये है कि इसको कौन जारी करता है। इट इश्यूड बाय, भाई एक्चुअली कुछ इंटरनेट में इश्यू आया था, तो मुझे एक बार बताइए। इस समय क्लास लाइव हो चुकी है, वॉइस क्लियर आ रही है, पिक्चर क्लियर है, और जो मैं बात कर रहा था ट्रेजरी बिल भारत सरकार जारी करती है, यहां से ही प्रॉब्लम हुई थी कुछ, तो बताइए मुझे। यस करिएगा जल्दी से एक बार पहले। क्लास चल गई है, लाइव हो गई है क्लास, सभी को मेरी वॉइस भी आ रही है अच्छे से, नीरज, दिवित, एवरीवन। जी चलिए भाई दिव्या, अच्छा सर फिर से बताइएगा, मैं दोबारा से बताऊंगा। देखो अभी अभी बीच में क्लास कुछ इश्यू आई थी, बिल्कुल सुबोध बात समझना। तो आपसे मैं कह रहा हूं कि एक ट्रेजरी बिल होता है जिसको कि भारत सरकार जारी करती है, यानी भारत सरकार एक बिल बेचती है, और ये जो बिल होगा, याद रखना, इस बिल को भारत सरकार बेचेगी और हम सब लोग खरीद सकते हैं। लेकिन इस बिल के पैसे जो होंगे वो हमें कितने दिन बाद मिलेंगे वापस, 91, 182 या फिर 364 दिन के। यानी मैं जो पैसा लगाऊंगा इसमें, वो 91 दिन, 182 दिन या 364 दिन के बाद वापस ले सकता हूं। और इसकी जो कीमत देनी होगी वो 25,000 रुपए और उसकी गुणा में होगी। मतलब या तो कीमत 25,000 रखेगी सरकार, या फिर सीधा 50,000, 40,000 नहीं हो सकती, 35,000 नहीं हो सकती, 25 होगी, या फिर उसके बाद 50, 50 के बाद 75, 75 के बाद 1 लाख, जो भी कीमत होगी 25,000 के गुणा में चलेगी। दिव्या वेट करते हैं भाई। अब सवाल ये कि सर इसमें कितना ब्याज मिलेगा, ध्यान से सुनना। देखो भाई इसमें हमें कोई ब्याज नहीं मिलता। अब मैं कह रहा हूं कि इसमें हमें कोई ब्याज नहीं मिलता। आप कहोगे सर मान लीजिए 25,000 रुपए मैंने लगाए और मुझे इस पर कोई ब्याज नहीं मिलेगा, कोई ब्याज नहीं मिलेगा।
ब्याज क्या होता है? मान लो आपने, मैं कहूं 25,000 रुपए लगाए आपने, और आपको 91 दिनों के बाद या 182 दिनों के बाद मिले 26,000 रुपए। तो मुझे बताओ आपको कितना फायदा, कितना ब्याज मिला? आप कहोगे सर, अगर मैं 25,000 लगा रहा हूं और मुझे 1 साल बाद या 91 दिनों के बाद, भाई स्टार्टिंग से ही बताया मैंने अभिजीत कि भाई भारत सरकार एक बिल बेचती है, 91, 182 या 364 दिनों के लिए होता है ये, 25,000 रुपए की कीमत में। अब ये कह रहा हूं कि 25,000 की दे आप और आपको बाद में 26 मिले, तो कितना फायदा होगा? 1,000 का ब्याज बनेगा। अब मैं आपसे दूसरी बात ये कहूं कि एक बिल 25,000 रुपए की कीमत का है और ये आपको 24,000 में मिलेगा। आज आप इसे कितने में खरीद लो? 24,000 रुपए में। अगर आप इसे 24,000 में खरीद लोगे 25,000 वाले को, 91 दिनों के बाद हम आपको क्या देंगे? हम आपको 25,000 देंगे। अब बताओ मुझे कितना फायदा हुआ? कहोगे सर 1,000 का ही तो फायदा हुआ, पहले 24 में खरीदा फिर 25 ले लिए, लेकिन इस फायदे को बोलूंगा मैं डिस्काउंट। पर कितना समझो, अगर मैं आपसे ये कहता हूं कि किसी चीज में इन्वेस्ट करने पर आपको ब्याज नहीं मिलता, तो आप क्या कहोगे? तो आप कहोगे सर अगर ब्याज नहीं मिलेगा तो डिस्काउंट मिलेगा। सीधी सी बात है, मुझे मेरा फायदा होना चाहिए, उसे डिस्काउंट कहो या ब्याज कहो। देखो, जो ओरिजिनल कीमत है उस कीमत से ज्यादा पर अगर कुछ मिलेगा, उस कीमत से बढ़ाकर मिलेगा तो ब्याज होता है। कीमत से घटाने के बाद फायदा होगा तो उसको डिस्काउंट कहते हैं। बस इतना समझना, भी लिख लेना। बस 15 मिनट बाद क्वेश्चन कराऊंगा मैं, हर सवाल हर किसी का सॉल्व होगा। तो आप कहोगे सर इसका मतलब जब हम इसे इश्यू करेंगे तो हमेशा डिस्काउंट पर करें, जब इश्यू करेंगे तो डिस्काउंट पर, और जब समय पूरा होगा तो इसको बोलेंगे पार या फेस, यानी पूरी वैल्यू। जो इसकी ओरिजिनल कीमत है उसको हिंदी में बोलेंगे सम मूल्य। बाद में पूरा पैसा मिलेगा ओरिजिनल, और पहले जो खरीदेंगे उसको बट्टा मूल्य का, कम मूल्य। इसकी शुरुआत जो भारत में हुई है, इस तरह का जो बिल, देखो राज्य सरकार भी नहीं कर सकती, भारत सरकार, इस तरह का जो बिल भारत में शुरू हुआ है, फर्स्ट इन इंडिया, सबसे पहले भारत में कब हुआ? तो भारत में इसकी शुरुआत कब हुई, या स्टार्ट इन इंडिया, या इंट्रोड्यूस कहते हैं बेसिकली वर्ड, इंट्रोड्यूस इन इंडिया। तो भारत में इसकी शुरुआत 1917 में हो गई। ठीक है, 1917 में। और इसको बोलते हैं, इसे सुरक्षित प्रॉमिसरी नोट। क्यों सुरक्षित है बताओ ये? क्योंकि सर इसे सरकार करती है। इसे क्या बोलते हैं? सुरक्षित प्रॉमिसरी नोट बोलते हैं। क्योंकि भाई आप पैसा सरकार को दोगे और सरकार आपको पैसा वापस करेगी। इसे सिक्योर्ड प्रॉमिसरी नोट भी कहते हैं, सिक्योर्ड प्रॉमिसरी नोट भी कहते हैं। इतना लिख लीजिए, सिर्फ लिख लीजिए भाई, कुछ मत करिए अभी। जो सुना वो ठीक है और उसके बाद लिख लीजिए बस, और कुछ मत करिए। ठीक है, तो हमेशा कम पैसों में खरीदा जाएगा जो ओरिजिनल कीमत है उससे, और बाद में पूरी वैल्यू मिलेगी। नोट कर लीजिए इसे। इसे सिक्योर्ड कहते हैं। अभिजीत थोड़ा सा वेट कर लो, बस थोड़ा सा, अभी सब समझ में आए। भाई आपको मैं सीधी सी एक बात कह रहा हूं, आप ये सोचिए मैं गवर्नमेंट हूं, आपने मुझे पैसे दिए 24,000, बिल 25,000 का है, आपने मुझे दिए 24,000। मैंने कहा ठीक, पैसे मैंने रख लिए 24,000। 91 दिनों के बाद मैं आपसे कहा ये लो अपने 25,000। बात इतनी सी, आपने मुझे 24 दिए, मैंने आपको बदले में 25 दिए 91 दिनों के बाद। मैं सरकार हूं, तो जब आपने मुझे 24 दिए, मैंने एक कागज दिया आपको,
रखने के लिए, उसको बोलते हैं ट्रेजरी बिल। इसमें आपने इन्वेस्ट करा मुझ पर, 1,000 रुपए का आपने प्रॉफिट, ब्याज कमाया, यानी प्रॉफिट कमाया, डिस्काउंट कमाया। ये बात हुई, बस इतना सा याद कर। अब ध्यान से समझो कि सर फिर जो दूसरा वाला है जिसको कहते हैं कैश मैनेजमेंट बिल, वो क्या होता है भाई? ध्यान से सुनना। अगर मैं आपसे ये कहूं सर ये सिक्योर है, ध्यान से सुनना। जब हम ये कहते हैं कि एक होता है सीएमबी, लिखना मत, कैश मैनेजमेंट बिल, ये जो होता है इसको भी भारत सरकार ही बेचती है, यानी भारत सरकार इशू करती है। लेकिन जब भारत सरकार को 91 दिन से कम, मेरी बात समझना, जब भारत सरकार को 91 दिन से कम के लिए पैसा चाहिए, अभी तो 91 दिन की बात हो गई, 182 दिन और 364, अगर सरकार को पैसा चाहिए मुझसे लेकिन 91 दिनों से कम का, तो उसके लिए जो बिल मुझे देगी सरकार, जो कागज मुझे देगी, उसको बोलेंगे सीएमबी, यानी कि कैश मैनेजमेंट। ये 91 दिनों से कम के लिए होगा, हमेशा सरकार करेगी। अच्छा, अगर मान लो आप कहें कि हम सरकार के पास क्यों करें, हम किसी कंपनी के पास कर दें। अगर आप इस पैसे को किसी कंपनी के पास लगाओगे, ध्यान से सुनना, तो कंपनी भी आपको क्या देगी सर? एक कागज देगी, पैसा लेगी, कागज देगी। और कंपनी जो होगी वो 15 दिन से लेकर 1 साल तक के लिए मुझसे पैसा ले लेगी। और वो पैसा जो होगा, जितने का बिल होगा सर, हमेशा मैंने कहा ब्याज नहीं मिलेगा। जब ब्याज नहीं मिलेगा तो बस ये बताओ क्या मिलेगा सर? ब्याज नहीं मिलेगा, ना कैश मैनेजमेंट बिल में ब्याज मिलेगा, ना सीपी में ब्याज मिलेगा। और एक होगा सीडी, यानी सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, इसको बैंक वाले जारी करेंगे। और जो बैंक वाले जारी करेंगे वो 7 दिन से लेकर 1 साल, 1 साल के ऊपर तो कोई नहीं ना। तो क्या कहोगे सर? यहां पर भी क्या मिलेगा? डिस्काउंट मिलेगा। यहां पर भी क्या मिलेगा? डिस्काउंट मिलेगा। यहां पर भी क्या मिलेगा? डिस्काउंट मिलेगा। जहां जहां ब्याज नहीं मिलेगा वहां सब जगह डिस्काउंट मिलेगा। इन तीनों जगहों पर डिस्काउंट मिलेगा। जो मैं कह रहा हूं बस आप उसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है? चलिए, ठीक है भाई, इसको नोट करिए पहले, इसको लिखिएगा पहले ध्यान से, बिल्कुल नोट कर लीजिए। तो जब भी सरकार कोई चीज बेचती है तो याद रखना उसकी नीलामी आरबीआई करेगा। सरकार का एजेंट आरबीआई होता है ना भाई। अगर कोई चीज सरकार की है तो उसकी नीलामी कौन करेगा? सरकारी चीजों की नीलामी, उसको बेचना खरीदना, वो आरबीआई करता। सरकारी चीजों की नीलामी आरबीआई। तो डिस्काउंट वगैरह होगा लेकिन वो कम हो जाएगा सर। बिल्कुल, पहले इस बात को नोट करिए सर, ये वाली पॉइंट को नोट करिए कि कैश मैनेजमेंट बिल जो होगा वो 91 दिन से कम के लिए सरकार करेगी। भाई अन्वेष अभी बताऊंगा, मैं अलग से बताऊंगा, उसके लिए मैं क्लास लेकर आ रहा हूं तारीख से। करंट अफेयर क्लासेस शुरू हो चुकी हैं वैसे तो, लेकिन अब जनवरी 2024 शुरू हो जाएगा हमारा। और हमारी करंट अफेयर क्लासेस अब आपके एग्जाम के लिए बड़ी जबरदस्त हो जाएगी। बताऊंगा उसके बारे में आपको मैं, पहले इसको लिख लीजिए। 2010 में शुरू हुआ है, यह भी भारत सरकार बेचेगी, 91 दिनों से कम के लिए बेचेगी। हमेशा डिस्काउंट पर जारी होगा और बाद में पूरी वैल्यू मिलेगी, सम मूल्य पर परिपक्व होगा। डन करिएगा एक बार। एक बार डन करें। चलिए भाई, तो बात समझ में आ गई सर, डन भी कर दिया आप लोगों ने यहां तक।
अभी बस इसको आप मेंशन करते चलिए। जो हमारे देश की बड़ी बड़ी प्राइवेट कंपनियां हैं, जिनकी वैल्यू 4 करोड़ होनी चाहिए कम से कम, जिसकी नेटवर्थ 4 करोड़ या से ऊपर हो, ऐसी बड़ी बड़ी कंपनियां बेचेंगी, उसको बोलेंगे कमर्शियल पेपर। कीमत 5 लाख रुपए होगी, डिस्काउंट पर आप इसे ले सकते हो, बाद में पूरे 5 लाख। लेकिन इसे क्योंकि कंपनी करती है, इसलिए इसको क्या कहेंगे सर? जो कंपनी करती है उसको हम असुरक्षित प्रॉमिसरी। जो कंपनी करेगी वो असुरक्षित होगा। मैंने आपको देखो यही बताया मैंने कि जब समय पूरा होगा, जो मैच्योरिटी मतलब टाइम पूरा होगा, उस टाइम के बाद हमें क्या मिलेगा? फेस यानी सम मूल्य, सम मूल्य कहते हैं इसे, पूरी वैल्यू मिलेगी। ये वही वाली बात है ना सर, यहां पर भी आपने बताया कि बाद में पूरी वैल्यू मिलेगी, और यहां पर भी आपने बोला पूरी वैल्यू मिलेगी बाद में। इसमें भी क्या होगा? पहले बट्टे पे जारी होगा, जहां ब्याज नहीं होगा सब जगह डिस्काउंट होगा। बस याद करिएगा, जहां ब्याज नहीं होगा वहां हर जगह डिस्काउंट होगा। इसकी जो भी कीमत है 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, इस तरह से चलेगी। इसको असुरक्षित माना जाएगा। अभी बताएंगे भैया अभी जी। ठीक है भाई। चलिए भाई, एक लास्ट क्वेश्चन भाई, एक लास्ट पॉइंट के, आज के लिए लास्ट पॉइंट। ये लास्ट वाला लिख लीजिए, लास्ट लिख लीजिए भाई। अगर कोई बैंक